तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जो है जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी का जो एग्जाम पैटर्न है उससे जो है आप लोग को पता है कि फिजिक्स में जो 12th का जो फिजिक्स है उसमें आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 35 मार्क्स जो है वो सब्जेक्टिव रहता है और आपका 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी कि 35 जो है ऑब्जेक्टिव आपको सही करना होता है। ये भी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। इसमें अगर हम लोग देखें तो आपको 10 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि 20 मार्क्स, और 3 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि 15 मार्क्स। तो देखोगे दोनों मिला करके जो है कितना बन जाएगा आपका 35 मार्क्स। और यहाँ जो है आपको 35 जो ऑब्जेक्टिव सही करना पड़ेगा। बाकी जो है 30 जो कितना आ जाएगा आपको 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल का रहता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको जो है फिजिक्स में करीब आपको 95 प्लस मार्क्स आए, तो उसके लिए आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अगर एक भी ऑब्जेक्टिव गलत हुआ तो फिर जो है वो आप 95 प्लस तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए कि इधर जो है आपका क्या रहेगा, पूरा थ्योरी है, यानी कि यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए जो है आपको पता है कि जो आपका राइटिंग है वो भी मैटर करेगा। उसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज आ जाता है फिजिक्स में। जो है देखोगे तो जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो वो क्या है, उसमें लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की वजह से जो है कुछ हो सकता है मार्क्स कटे। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो ऑब्जेक्टिव जो है वो 35 का 35 सही होनी चाहिए, और यहाँ जो है हम लोग को 35 के करीब पहुंचने की जरूरत है, तब जाकर के जो है आपका कितना मार्क्स आ जाएगा 95 प्लस। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म करेंगे, या हो सकता है कि कुछ चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद फिर हम लोग जो है सब्जेक्टिव भी शुरू करेंगे। सब्जेक्टिव में ध्यान रखो दोनों शुरू होगा, 2 मार्क्स का भी शुरू होगा और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी शुरू होने वाला है। तो ध्यान रखना है, अगर जुड़े रहोगे लगातार जो है अंतिम समय तक, अगर इसमें जुड़े रहोगे तो ध्यान रखो 35 जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी सही कर सकते हो। और ये क्वेश्चन तो जो जो बता दिया जाएगा वहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है। इतना ध्यान रखो कि उसी का रिवाइज करना, उसी का रिवीजन करो और जाकर के पेपर देना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है उसमें मिल जाएगा। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं तो आपका जो चैप्टर है वो रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो उसको जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और एक अलग से कॉपी बना लीजिए, ताकि पूरे ऑब्जेक्टिव को जो है एक साथ हम लोग लिखते चले। जब एग्जाम आएगा तो उसमें क्या करना है, एक दिन या 2 दिन पहले, मतलब अभी तो इससे तो रिवीजन करते रहोगे, बट 1-2 दिन पहले जो है कहाँ उसको ढूंढने जाओगे कि कौन जो है कहाँ लिखा हुआ है। तो उसकी वजह से एक जो है क्या करना है, कॉपी अलग से रखना है जिसमें हर एक ऑब्जेक्टिव को जो है आप नोट करते चलोगे, ताकि एग्जाम से पहले जो है उसको रिवीजन करना है उसका, और डायरेक्ट जो है एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जिसका आंसर तुम लोग को पता रहेगा आंसर देते चलोगे। चलो पहला क्वेश्चन देखो, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी इससे आसान क्या होगा, ध्यान रखो जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं या तो कभी ना कभी पूछा है, या उसको जो है लगभग लगभग पूछने की संभावना है, उसी टाइप का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखोगे, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो एक तो जो क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं स्क्रीन पे जो दिखेगा वो तो करना ही है। अगर इसके आसपास कोई क्वेश्चन है, यानी कि इसी पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन और बन रहा है तो उसको यहीं देख लेना। ठीक है, अलग से जो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। पूछा हमसे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, कि अगर किसी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना हो तो क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉइंट पर, जैसे मान के चलो कि ये एक क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से अगर हमको किसी पॉइंट पर, मान के चलो यहाँ एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पर हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसका सिंपल तरीका होता है कि हम ये देखेंगे पहले कि इस पॉइंट पर फोर्स कितना लग रहा है। अगर मान के चलो इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है एफ, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ई इक्वल टू फोर्स, और ये जिस चार्ज की वजह से हम लोग निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डायरेक्ट जो है याद रखोगे कितना आ जाएगा आपका, ई बराबर एफ बाई क्यू। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको डायरेक्ट याद कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब बताओ इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या होगा।
अब देखो अभी बताया है कि हम लोग को क्या करना है, एक तो ये क्वेश्चन तो देखना ही है, अब इसके आसपास अगर कोई क्वेश्चन बनना है ना तो उसको यही देख लेना है, ठीक है, ताकि अलग से फिर जो है वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़े। अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, अब देखो यहाँ पर दो चीज और बनता है, एक बनता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, एक बनेगा आपका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, और यही एक और बनेगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब दोनों को यही देख लेना है, इसका तो आंसर देंगे, इसको भी यही देख लेना। अब देखो क्या होता है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज जब भी हमसे पूछता है तो हम लोग लिखते हैं चार्ज और बट्टे, चूंकि लीनियर की बात कर रहा है तो उसके लिए हम लोग एल से डिवाइड करते हैं, लेंथ से। और जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछता है तो हम लोग चार्ज में किससे डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से। चूंकि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है तो ध्यान रखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए चार्ज में डिवाइड कर देते हैं किससे, एरिया से। अब सबका जो है तुमको पता हो, देखो इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं किससे भाई, तो लेमडा से, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, तो सिग्मा से, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो रो से। ये तीनों ध्यान रखोगे। एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट पूछता है तो हम लोग बोलेंगे कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर, सॉरी सॉरी, तो इसका क्या बताओगे, इसका अगर यूनिट आपसे पूछता है तो बोलेंगे कूलम्ब पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर यूनिट पूछता है तो इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का आपसे यूनिट पूछता है तो इसका लिखेंगे कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब इसके हिसाब से देखोगे, यूनिट तो पूछा नहीं, फॉर्मूला पूछ रहा था, तो क्या आंसर आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए कितना बनेगा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये डेटा है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको। तो बोला है कि द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस का परमिटिविटी जो है क्या होता है, तो डायरेक्ट जो है याद कर लोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बोला कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज, या एक चीज और जो है हम लोग देख लेते हैं कि अगर कूलम्ब्स लॉ का आपसे वेक्टर फॉर्म पूछता है तो क्या हो सकता है। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो तो है, इसके अलावा भी क्या ऑप्शन दिया जा सकता है उसका भी ध्यान रखो। देखो फोर्स जो है, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़े 1/4πε0 Q1 Q2 और बट्टे में आता है R का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके। अब क्या हो रहा है कि आपको कह रहा है कि जो वेक्टर फॉर्म है वो बताने के लिए, तो अगर यहाँ आप वेक्टर लगाओगे तो इस साइड भी कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी देना पड़ेगा, तो डायरेक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ वेक्टर क्वांटिटी क्या दे देंगे, आर कैप। तो ध्यान रखो इन चारों में से कोई एक ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है, अगर ये ऑप्शन देगा तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो है नहीं तो इसी को ये चेंज किया। अब इसमें क्या लिखा कि एफ वेक्टर जो है, जो एफ वेक्टर है उसको बोला कि इस तरीके से चेंज करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 और बट्टे में R का स्क्वायर। और चूंकि देखो यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर वेक्टर और बट्टे में इसी का मैग्नीट्यूड। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R और इंटू में R का स्क्वायर, कितना बन जाएगा R का पावर 3 और इंटू में R वेक्टर। अब देखो मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका हम लोग अपना सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R वेक्टर और इसका पावर 3, ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे। चलो अगले क्वेश्चन पे चले।
चलो इसका आंसर बताओ तो सब क्या होगा, जिस भी बच्चे को पता है इसका आंसर देना है। अब ये देखो डायरेक्ट डेटा है, अब जो डायरेक्ट डेटा दिया रहता है ना तो उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, तो एयर के लिए ध्यान रखोगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है, तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर तो खैर सबको पता होगा, बताए होंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है ना। अब इसमें क्या किया है ना कि देखो एक जो है स्मॉल आर माना है और एक कैपिटल आर माना है, ये भी जो है लिखा जा सकता था कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर नहीं माने, मान के चलो हम मान लिए R1 R2, तो ये बन जाएगा R1 R2 और बट्टे में होता है R2 और माइनस में R1। तो एक तो ये है, अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर मान रहे हो तो इसके हिसाब से लिख लोगे कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर और बट्टे में दोनों में से कोई एक में से जो है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसके हिसाब से देखोगे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अरे इसका तो आंसर सबको पता होगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला है भाई, डायरेक्ट फार्मूला भी जो है दे देता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि जो है ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला है कि कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, तो हम लोग को पता है कि जो है किसी भी कंडक्टर का आपको अगर कैपेसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं C = Q/V, या नहीं तो हम लोग इस तरीके से वहां देखोगे इस तरीके से डिराइव किए होंगे कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके V के, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके V के। अब यहाँ डायरेक्टली का साइन जब भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वही कांस्टेंट जो है C है कैपेसिटेंस, तो C यहाँ से लिखोगे तो कितना बन जाएगा Q और बट्टे में V, ये आंसर बनेगा। तो इसके हिसाब से देखोगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्या इतनी बात समझ, अब देखो डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि तुम लोग को फार्मूला भी याद करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, चलो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए कि इसमें देखोगे एक चर्चा किया है आपको किसका, पैरेलल का, यानी कि जो कनेक्ट किया गया है किसमें पैरेलल में। अब पता है कि पैरेलल आया तो हम लोग पढ़े हैं कि सीरीज ग्रुपिंग भी होता है, ठीक है। तो इसका तो आंसर देना ही है, यही हम लोग क्या करते हैं जो सीरीज ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला आएगा तो उसको भी देख लेना है यही, ठीक है। तो दोनों को अलग से देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं सीरीज ग्रुपिंग के लिए, पहले हम लोग किसके लिए देख रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग के लिए। अब एक चीज ध्यान रखोगे सीरीज ग्रुपिंग में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, ठीक है। अगर टोटल जो है कैपेसिटर कितना दिया हुआ है n कैपेसिटर दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये लिखते हैं। अब अगर कह दिया जाए कि n कैपेसिटर है लेकिन हर एक का कैपेसिटेंस क्या है बराबर है, जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो बोला है कि n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, कि कैपेसिटर तो n है लेकिन हर एक की कैपेसिटी क्या है सेम ही है, जो कि कितना है C1 के बराबर, और किसमें कनेक्ट किया गया पैरेलल में। तो हम यहाँ पैरेलल नहीं, पहले हम लोग किसका लेके चल रहे हैं सीरीज का, ठीक है। तो अगर हर एक की कैपेसिटी बराबर है तो इसका मतलब C1 जो है C1 के बराबर तो है ही, C2 भी C1 के बराबर होगा, C3 भी C1 के बराबर होगा, यानी कि ये बन जाएगा 1/C1, फिर C2 भी कितना के बराबर C1 के, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये कितना टाइम्स तक चलेगा n टाइम्स। अब एक चीज जो है ध्यान रखो, अगर मान के चलो कि 4 को 5 को जो है हमको जोड़ना है इस तरीके से, तो अपने पास दो तरीका है, एक तो हम लोग इस तरीके से करें कि 5 + 5 + 5 या 15 और कितना बन जाएगा 20। दूसरा तरीका क्या है कि चूंकि सब सेम है तो हम गिनती कर लेंगे कि क्या गो है भाई, तो 4 गो है, और किसी एक को उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। वही काम यहाँ करेंगे कि हम देख लेंगे कि देखो सब तो बराबर है तो हम गिनती कर लेंगे कि भाई टोटल है कितना, तो टोटल है n के बराबर,
तो टोटल n के बराबर है तो n लिखेंगे और किसी एक को उठा के गुना कर देंगे, यानी कि 1 में कितना आ जाएगा C1। तो यहां से फॉर्मूला अगर देखोगे तो 1 में C इक्विवेलेंट इक्वल टू बनेगा n में C1। तो यहां से अगर C इक्विवेलेंट लिखा जाए तो C इक्विवेलेंट में ये उलट जाएगा, कितना बच जाएगा C1 और बट्टे में n। इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अगर सीरीज ग्रुपिंग में अगर जोड़ा होता तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग का जो आंसर आता वो क्या बनता C1 और बट्टे में n। ठीक है, लेकिन चूंकि पैरेलल में जोड़ा है तो आप पैरेलल के लिए देख लेते हैं कि क्या बनेगा। तो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए अगर देखोगे तो इसके लिए ध्यान रखोगे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये बनता है C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, चूंकि n है तो कितना आ जाएगा n टाइम्स। अब चूंकि सब बराबर है तो C1 यहां भी आ जाएगा C1 डॉट 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 कितना चलेगा n टाइम्स। अब वैसे ही जोड़ने का तरीका जो बताया है कि चूंकि सब बराबर है तो हम देख लेंगे कि टोटल है कितना और किसी एक को उठा करके क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा NC1। अब देख लो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा NC1 यानी कि C। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक काम करते हैं, इस पर जो है दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन दिया कि दो कैपेसिटर है और दोनों की कैपेसिटी क्या है बराबर है और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। मान के चलो ये भी है 6 माइक्रोफैराड और ये भी कितना है 6 माइक्रोफैराड। और एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला कि यहाँ भी दो कैपेसिटर है बट दोनों किस में कनेक्ट किया गया है सीरीज में। ये भी है 6 माइक्रोफैराड और ये भी है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब अगर इसमें तुमसे पूछता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी पढ़ेंगे। अगर पैरेलल ग्रुपिंग में है तो हम लोग को ये देख, अगर दोनों अगर सेम है या मान के चलो दो से ज्यादा भी है, अगर वो सेम है तो हम लोग गिनती करेंगे कि टोटल है कितना। तो कितना है भाई 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है तो देख किसी एक को उठा करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा ये 12 माइक्रोफैराड। इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सीरीज वाले में पूछ लेगा तो सीरीज वाले में अभी हम लोग इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़े हैं कि ये आता है आपका NC1। NC1 का क्या मतलब है कि हम लोग ये देख लेंगे कि टोटल है कितना। तो कितना है भाई, सॉरी पैरेलल के लिए वो आता था ना, सीरीज के लिए कितना आ रहा था C1 और बट्टे में n, ये फॉर्मूला बन रहा था। तो इसमें से किसी एक को उठा लेना है और डिवाइड किससे करना है तो देख लोगे टोटल है कितना 2 है तो इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा यार 3 माइक्रोफैराड। तो इक्वल दिया रहे तो ये काम करना है, इक्वल दिया रहे अगर पैरेलल में है तो क्या करना है नंबर गिनती करोगे, किसी एक को उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर सीरीज में दिया है तो हम लोग को क्या करना है किसी एक को उठाना है और गिनती करके जो है जितना रहेगा उससे क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, वो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, पिछला 8 था क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका जो है तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वैसे थोड़ा जो है उसका डेरिवेशन बताते हैं। देखो क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है एंड इन इट्स पोजीशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेकन एज 0। इतना जो है तुमको पता होनी चाहिए कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर जो है क्या होगा कुछ ना कुछ जो है वर्क रोटेशन होता है, तो उसकी वजह से कुछ वर्क होने लगता है, कुछ टॉर्क लगता है ना, पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो ध्यान रखो पोटेंशियल एनर्जी का तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखोगे U बराबर ये बनता है PE इंटू में cos θ1 और माइनस में cos θ2। ठीक है, cos θ1 माइनस में cos θ2। अब मेन ध्यान रखना है θ1 और θ2 के बारे में। θ1 का मतलब होता है कि इनिशियल यानी कि शुरुआत में
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि पी और ई के बीच कितना एंगल है, और थीटा 2 का मतलब होता है फाइनल एंगल, कि फाइनली जो है पी और ई के बीच का एंगल कितना है। तो देखो क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि शुरू में जो है पी और ई जो है परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल होगा। थीटा जो है थीटा 1 कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और निकालने के टाइम बोला है कि फाइनली जो है वो कितनी डिग्री के एंगल पर है, थीटा पर, यानी कि थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर होगा। अब यहां से इसके अंदर वैल्यू पुट करो, कितना बन जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 के जगह पर 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 के जगह पर कितना आ जाएगा थीटा, कॉस 90 जीरो होता है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो बनेगा पी और माइनस में कॉस थीटा। ध्यान रखो इसका मान जो है ये कितना आ जाएगा जीरो के बराबर, तो अब कितना बनेगा ये माइनस पीई कॉस थीटा। तो एक तो ये आंसर हो सकता था, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो पता है कि कॉस जब हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट आता है, तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और एकदम जो है बढ़िया से सॉल्व करना है ताकि गलती होने की कोई गुंजाइश ना हो। इसके लिए एक जो है न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो सही से। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू कैपिटल क्यू इज जीरो, कि दो कैपिटल क्यू दिया है ना, तो किसी एक पर नेट फोर्स जो हम लोग को क्या करना है जीरो, और उस केस में बताना है कि कैपिटल क्यू बट्टा में स्मॉल क्यू क्या होगा। क्वेश्चन में ये जो फिगर दिया है इसमें ध्यान रखो कि एक प्लस क्यू जो है वो किस में है, माइनस में, किसी एक को माइनस में ले लेना है। चलो तो देखते हैं, तो फिगर जो है वो कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है, ध्यान से देखना है इसको। डिस्टेंस जो है कितना के बराबर है, आर के, यहां कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां भी कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां स्मॉल क्यू है, और यहां भी क्या है स्मॉल क्यू है। इन दोनों में से किसी एक को प्लस में लेना है, तो इसको जो है सॉरी किसी एक को माइनस में लेना है, तो एक काम करते हैं इसको माइनस में ले लेते हैं। अब बोला है कि किसी एक चार्ज पर, जो कैपिटल क्यू किसी एक चार्ज पर हम लोग को क्या करना है, जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस पर टोटल कितना फोर्स काम करेगा। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखो जिस चार्ज पर तुमको फोर्स निकालना है इसको छोड़ करके देख लोगे कि टोटल कितना चार्ज है, तो 3 चार्ज है, तो इसका मतलब तीनों की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। अब वो किस तरीके से काम करेगा, तो देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो नीचे की तरफ आएगा। इसका नाम हम लोग दे देते हैं F1, और F1 को क्या लिखोगे, तो K एक स्मॉल क्यू है, एक कैपिटल क्यू है, और बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक काम करते हैं हम लोग, इसकी वजह से निकालोगे तो ये प्लस में ये भी प्लस में, यानी कि ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों बराबर ही होगा, तो इसलिए इसको भी लिखते हैं F1, जो कि बन जाएगा K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और बट्टे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो चूंकि डिस्टेंस तो हमको ये इसके बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। चलो डिस्टेंस निकालोगे तो देखोगे कि ये जो है कितना है आर है, और ये भी आर होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना बन जाएगा 2r स्क्वायर, जिसमें से r पर स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, नहीं ये बनेगा r√2। तो इसकी वजह से जब निकालोगे फोर्स तो कितना बनेगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसी की तरफ लगेगा, और वो कितना के बराबर आएगा वो यहाँ लिख रहे हैं कि इसको हम लोग बोल देंगे कि ये F2 है, जो कि कितना के बराबर है, तो K दोनों कैपिटल Q ही है, और बट्टे में उसके बीच का डिस्टेंस है तुम्हारा r√2, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर। इतनी बात समझ पा रहे हो। चल अब क्या हो रहा है कि अब देखो नेट फोर्स तो यहाँ जीरो निकालना है, तो हम लोग एक काम करते हैं पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं। तो ये दोनों देखोगे कितना डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के एंगल पर आता है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आता है
उसके बारे में ध्यान रखोगे, ये बनता है f√2। लेकिन पहले से देखोगे इसको f1 माने हैं तो कितना बनेगा f1√2। अब देखो यहाँ पर अगर नेट इलेक्ट्रिक जो है नेट जो है तुमको फोर्स अगर 0 करना है तो इसका मतलब अपोजिट फोर्स बराबर होगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा और यहाँ मान कितना आ जाएगा 0। तो चूंकि एफ नेट जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो f1√2 है ये बराबर होगा किसके, f2 के। f2 जो देखोगे इस साइड पे लग रहा है, f1√2 इस साइड पे लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो बराबर होगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा 0। f1 का मान रखो k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और बट्टे में r का स्क्वायर, तो √2 है इक्वल टू f2 का मान देखोगे तो ये है k, दोनों कैपिटल क्यू है और बट्टे में उसका स्क्वायर कर दोगे तो r का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना बनेगा 2, तो r स्क्वायर से तो r स्क्वायर कटेगा ही, और यहाँ जो है k से k कटेगा और एक कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा यार q√2 बचेगा। और इस साइड पे देखोगे कैपिटल क्यू और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। इस क्यू को देखो हम लोग को निकालना क्या था, कैपिटल क्यू बट्टे में स्मॉल क्यू, ये निकालना है ना। तो स्मॉल क्यू को अगर इस साइड लेकर के आओगे तो ये बन जाएगा 2√2, 2 साइड जाके गुना हो जाएगा और कैपिटल क्यू और बट्टे में स्मॉल क्यू, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 2√2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 10 क्वेश्चन बताए हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो है एक बार क्या करोगे, अच्छे से नोट करो रखो, ताकि बाद में सिर्फ और सिर्फ इसी का रिवीजन करना पड़े। तो इसको जो है अच्छे से देख लोगे और इसका जो है रिवीजन कर लोगे और पूरा चैप्टर जो अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि अगला जो है इसका जो पार्ट आएगा, यानी कि जब अगला लेक्चर लेंगे तो इसके आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, और उसमें हम लोग 20-25 क्वेश्चन एकदम आराम से देखेंगे। रिवीजन रहेगा ना, हर एक बात समझ में आएगी। अगर चाहते हो कि जो है तुम्हारा भी 35 में से 35 सही हो जाए, चाहते हो कि जो है एग्जाम में रिजल्ट एकदम जबरदस्त आए, तो उसके लिए तुमको जो है मेहनत करना पड़ेगा। और ये 2.5 महीना जो है, या जो भी 2.5 महीना बाकी है, आप एकदम लग करके जो है इसमें मेहनत करो, ताकि जो है अच्छे से अच्छे परिणाम तक पहुंच सको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस पे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सबको जो है ये सब बात समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।